नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज से हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं। मंडे है और मंडे टू सैटरडे हम लोग न्यूज़पेपर डिस्कस करते हैं अच्छे आर्टिकल को। आज का आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज जो आर्टिकल आया है विवेक देबरॉय जी ने लिखा है। किसने लिखा है? विवेक देबरॉय। ये प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी रहे हैं तो, और नीति आयोग के अध्यक्ष भी थे ये, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अंत तक देखिएगा वीडियो को। एक पुराना वीडियो है मेरा जिसमें मैंने बताया हुआ है कि एम लक्ष्मीकांत के कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको पढ़ना चाहिए। उस पर एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मात्र 10 सवाल तो आते हैं। बच्चा नहीं, बच्ची थी कोई। 10 सवाल ही आते हैं, उसके लिए इतना सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ना है क्या? पीटी मेंस में पॉलिटी से कम सवाल पूछे जाते हैं, पहले खुद तो पढ़ लो। तो कुछ दिन पहले किया था उन्होंने, अभी नहीं, कुछ दिन पहले किया था। अगर आपके मन में भी ऐसी चीज़ें हैं कि 10 ही सवाल आते हैं तो इतने सारे बुक क्यों पढ़ने हैं, ये क्यों पढ़ने हैं, मैं आपको बता दूं कि पीटी में, यूपीएससी में मात्र 100 सवाल ही आते हैं। उसके लिए क्यों इतना मेहनत लगा करना, इतना सारा समय क्यों बर्बाद करना? मात्र 4 ही तो यूपीएससी में भी पीटी पेपर होते हैं, जीएस के। ऑप्शनल के 2 होते हैं, है ना। उसी के आधार पर मार्क्स डिसाइड हो जाता है। एक निबंध का भी होता है। बीपीएससी की बात करें तो 2 ही तो जीएस का पेपर होता है। उसी के लिए इतना क्यों मेहनत करना, क्यों पास करना, है ना। इतना सारा क्यों किताब पढ़ना? अगर इस तरह की सोच है तो वो सोच बहुत ही ख़राब है। सिलेबस होता है मुख्य रूप से सिलेबस के लिए हो सकता है आपको 2 बुक भी पढ़ना पड़ जाए, 2 से ज़्यादा चैप्टर भी पढ़ना पड़ जाए। 10 सवाल के लिए हो सकता है कि आपको एक बुक में भी ना मिले 10 के 10 सवाल। हो सकता है एक सवाल कहीं और बाहर से कहीं से कुछ उठा कर पूछ ले। तो अनिश्चितता बहुत ही ज़्यादा होती है। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपको इम्पोर्टेंट चीज़ों की तरफ ध्यान आकर्षित करना आपका, कि देखिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पढ़ना ना पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। सिलेक्शन होगा तो आप मज़े करोगे, नहीं होगा तो आप थोड़ा सा कष्ट झेलोगे। मेरा तो कुछ भी नहीं जा रहा है। मेरा कर्तव्य क्या है? बेस्ट कंटेंट देना, और वो मैं देता रहूँगा आपको। जब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाता है तब तक तो मैं प्रोवाइड करवाऊँगा ही आपको, और तभी तक तो आप देखेंगे। एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद क्यों देखना? हो सकता है इसी साल हो जाए। 69 जो बीपीएससी आ रहा है उसी में आपका हो जाए, है ना। शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। लोकतंत्र को मिला नया मंदिर। नया संसद भवन का उद्घाटन हुआ है। देखिए 10 पंडित लोग आए हैं, तमिलनाडु के पंडित लोग आए हैं, और प्रधानमंत्री जी सेंगोल को साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, बिल्कुल लेट कर प्रणाम कर रहे हैं। चलो ये सब चीज़ें तो हो गई। अपने एग्जाम में ये सब चीज़ नहीं पूछेगा। सेंगोल के बारे में बहुत बार मैं बता चुका हूँ। आज हम लोग क्या करेंगे, संसद भवन से संबंधित कुछ आर्टिकल हैं। संसद भवन नहीं, एक्चुअल में संसद से संबंधित कुछ आर्टिकल हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके। और मेंस में जो सवाल पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड, उस पर भी कुछ हम लोग चर्चा करेंगे, उसको देखने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ और, अंत में जीतेगा तो सीएसके ही, और कोई भी नहीं जीतेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। संसद से संबंधित आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 79 से 122 तक है। ये एक अंदाज़ा रखिएगा ज़रूर कि संसद किस भाग में आता है संविधान के, और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है। कहाँ से मैंने बोला? 79 से लेकर 122। 123 में क्या है? 123 में अध्यादेश है। और 124 से कौन शुरू हो जाता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। फिर 148 में क्या है? कैग है। तो 147 तक सुप्रीम कोर्ट चलता है। कैग 148 में क्या है? कैग है। कैग समाप्त होता है तो उसके बाद उपराज्यपाल वगैरह का आर्टिकल शुरू हो जाता है। स्टेट का जो कार्यपालिका है उसकी आर्टिकल शुरू हो जाते हैं। ये लयबद्ध में अगर याद रखेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद रहेगा। जैसे मैं याद करने का एक तरीका बताता हूँ। पहला क्या है? राज्य है, पहला भाग, यानी कि आर्टिकल 1 से 5 तक राज्य संबंधित होंगे। उसके बाद क्या है? आर्टिकल 5 से 11 तक किससे संबंधित होगा? नागरिकता से संबंधित आर्टिकल होंगे। इतना बस अंदाज़ा होना चाहिए, है ना। पीटी में जो सवाल पंचायती राज से पूछे जाते हैं तो उसके लिए आपको विशेषतः याद करना पड़ेगा। बाकी आर्टिकल अंदाज़ा से भी आप एक गेस कर ले जाएंगे अगर ऑप्शन में देता है तो। फिर 12 से क्या शुरू हो जाता है? मूल अधिकार से शुरू हो जाता है। फिर मूल अधिकार खत्म होता है तो कौन शुरू हो जाता है? डीपीएसपी। डीपीएसपी खत्म होने के बाद क्या है? भाग 4 के क में, भाग 4 के क में दिया हुआ है मूल कर्तव्य। आपका मूल कर्तव्य जैसे ही समाप्त होता है तो आर्टिकल 52 में कौन है? भारत के राष्ट्रपति जी हैं। राष्ट्रपति से कार्यपालिका शुरू होती है भारत के, केंद्र सरकार की। और राज्य सरकार की कहाँ से शुरू होगी? तो राज्यपाल जी से शुरू होगा। गवर्नर ऑफ स्टेट से शुरू होता है। ओके। राज्यपाल के, राष्ट्रपति के बाद कौन है? राष्ट्रपति के बाद फिर प्रधानमंत्री वगैरह आ जाते हैं, है ना। उसके बाद फिर संसद शुरू हो जाता है आर्टिकल 79 से शुरू होगा। तो सबसे पहला आर्टिकल क्या होगा? संसद का गठन। संसद के गठन में कौन कौन लोग होते हैं? ध्यानपूर्वक सुनिएगा, यहाँ से पीटी में सवाल बनाए जाएंगे, फिर आप बोलेंगे कहाँ से पूछ लिया गया था। एक मिनट रुक जाओ, हाँ यहाँ पर समझते हैं इस चीज़ को। 79 में कौन कौन है? संसद के गठन में कौन कौन होंगे? एक होंगे हमारे राष्ट्रपति महोदया, और होता है लोकसभा और राज्यसभा। संसद का गठन इन्हीं से मिलकर होता है। ये तीनों याद रहेंगे। राष्ट्रपति का आर्टिकल क्या है? 52। लोकसभा का आर्टिकल क्या है? 81। और राज्यसभा का आर्टिकल क्या है?
80। इसको ऐसे ध्यान रखना कि 80 लोकसभा अपर हाउस कहलाती है तो उसका आर्टिकल पहले आएगा, राज्यसभा अपर हाउस कहलाती है तो उसका आर्टिकल पहले आएगा। 80 आर्टिकल में कौन है तो राज्यसभा है। इसको ऐसे याद रखेंगे। 81 क्या है, वो 81 में लोकसभा आती है तो उसका आर्टिकल बाद में आएगा, यानी कि क्या है लोकसभा हो जाएगा, लोअर हाउस जिसको कहते हैं सामान्य शब्दों में। ओके, और क्या बोलते हैं, जनता का जो चुना हुआ प्रतिनिधि होता है वो किस में होते हैं, लोकसभा में होते हैं। राज्यसभा के मेंबर वो कौन चुनते हैं, तो राज्यसभा के मेंबर को चुनते हैं जो राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, जो राज्य विधानसभा के प्रतिनिधि होते हैं वो चुनते हैं राज्यसभा के मेंबर को। ये पूरा क्लियर हो गया होगा। उसके बाद से क्या है, आर्टिकल इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ 79 से 122 तक के, सुनिए ध्यान से। और संसद नाम से चैप्टर है लक्ष्मीकांत में, उसको 2 बार से 3 बार पढ़ेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब कुछ दिया हुआ है, बहुत सारी समितियों का जिक्र किया हुआ है। वहाँ से एक सवाल तो गारंटेड पूछे जाते हैं, सवाल आर्टिकल से संबंधित पूछे जा सकते हैं। तो अब सुनिए गौर से क्या है। 80 81 बता दिया। 79 में क्या है, संसद का गठन 3 लोगों से मिलकर होगा। 80 में क्या है, अपर हाउस यानी कि राज्यसभा। 81 में क्या है, लोअर हाउस यानी कि लोकसभा। 82 में क्या है, 82 में है परिसीमन आयोग। परिसीमन क्या होता है भाई, जब जब जनगणना होगा, जनगणना के बाद जनगणना में आंकड़े बढ़ेंगे घटेंगे, हो सकता है जनगणना में कहीं अब जैसे 140 करोड़ जनगणना हो जाएगा, मान लीजिए अपने देश का अगर जनगणना अब शुरू होने वाला है तो 140 करोड़ हो जाएगा, तो क्या होगा, अब लोकसभा का परिसीमन किया जाता है, किसका, संसदीय क्षेत्र होगा। परिसीमन का मतलब, अब जैसे मान लीजिए दरभंगा एक लोकसभा क्षेत्र है ना। अब विधानसभा में जाएंगे तो दरभंगा ग्रामीण है और दरभंगा शहरी है, 2 विधानसभा क्षेत्र है। और लोकसभा में एक ही दरभंगा का क्षेत्र है। अब मान लीजिए दरभंगा की आबादी इतनी ज़्यादा हो गई कि इसको अब 2 लोकसभा में बनाना है, तो ये काम कौन करेगा, तो परिसीमन आयोग रिकमेंड करता है किसको, संसद को। प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन किया जाना चाहिए, लेकिन नहीं किया जाता है। क्यों, क्योंकि 2026 तक के लिए हमारे जो संसद सदस्यों की संख्या है वो बराबर ही रहेगा, सेम ही रहेगा। ये चीज़ क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 2026 तक सेम ही रहेगा। आर्टिकल 82 में क्या कहा गया है, 82 में कहा गया कि परिसीमन आयोग का निर्माण होगा प्रत्येक जनगणना के बाद, लेकिन वो नहीं किया जाता है कि हर साल हर 10 साल पे लोकसभा राज्यसभा की सीटों को क्या बदलना, रहने दीजिए, बाद में हम लोग लॉन्ग टर्म में बदल लेते हैं। 25 साल 30 सालों पर बदलने की कोशिश की जाती है। 2026 के बाद बदले जाने की संभावना है, इस चीज़ का ध्यान में रखेंगे। परिसीमन आयोग वो आयोग हो गया जिससे पावरफुल कोई कमीशन भारत में है ही नहीं। भारत का सबसे पावरफुल कमीशन कौन सा होता है, तो परिसीमन आयोग। इसमें कौन कौन होते हैं, तो एक होते हैं अपने चुनाव आयोग के अध्यक्ष होते हैं या सदस्य होते हैं, और इसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो सकते हैं। जिस राज्य का या जिस क्षेत्र का परिसीमन करना है वहाँ के चुनाव आयोग के अध्यक्ष या सदस्य हो सकते हैं। इसके फैसले को, इसके रिकमेंडेशन को संसद के पटल पर रखा जा सकता है। ना तो संसद में इतनी शक्ति है कि इसके जो रिकमेंडेशन है उसको चेंज करे या उसमें चेंज करने के लिए बोले, और ना तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो परिसीमन आयोग के रिकमेंडेशन को चेंज करने के लिए बोल सकती है। यानी कि इस आयोग ने जो चीज़ बोला वो अंतिम सत्य हो जाता है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो परिसीमन आयोग देश का सबसे पावरफुल आयोग हो गया, जिसका गठन सामान्यतः 10 वर्षों में किया जाना चाहिए, लेकिन नहीं किया जाता है। जैसे अभी जम्मू कश्मीर में जब से आर्टिकल 370 को हटाया गया है, अब वहाँ पर परिसीमन का काम चल रहा है। नागालैंड में भी कुछ दिन पहले परिसीमन आयोग का गठन किया गया था, वहाँ के क्षेत्रों को बांटने के लिए। संसदीय क्षेत्र कितने होने चाहिए, राज्यसभा के क्षेत्र कितने होने चाहिए, विधानसभा के क्षेत्र कितने होने चाहिए, इसके आधार पर बांटने के लिए किया गया था। जम्मू कश्मीर का परिसीमन आयोग चर्चा में था, इसलिए मैंने बताया भी था। उसके बाद अगला आर्टिकल किस पर चलेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जैसे 93 है। 93 में क्या बोला कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात की गई है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये अब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है 2019 ईस्वी के बाद। ओम बिरला जी हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं और लोकसभा में आज तक ये टर्म ख़त्म होने वाला है 5 साल का, उपाध्यक्ष नहीं चुना गया है पहली बार। ये चीज़ ध्यान में रहेगा, पहली बार ऐसा हुआ है लोकसभा में कि कोई उपाध्यक्ष नहीं चुना गया है। जो हमारे वर्तमान के अध्यक्ष हैं उन्होंने ही सब दिन काम किया है, और दूसरा बोला भी गया कि उपाध्यक्ष चुनिए, तो उन्होंने नहीं चुना है। उपाध्यक्ष सामान्य तौर पर जो रूलिंग पार्टी होती है उससे संबंधित नहीं होते थे, परंपरागत रूप से। ऐसा कोई संविधान में वर्णन है तो बिल्कुल भी नहीं। अगले पर आइए, और उपाध्यक्ष के बारे में बताता हूँ मैं। क्या लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं, क्या इनके अधीन काम करते हैं उपाध्यक्ष? क्या इनके अधीन काम करते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष? नहीं।
दोनों में कोई भी सुपर और कोई भी उससे छोटा नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। जितनी शक्ति लोकसभा अध्यक्ष को होती उतनी ही उपाध्यक्ष को भी होती है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष जो है वो सदन का संचालन करते हैं, वो उनके अधीन नहीं होते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया। अगले आर्टिकल पर चलें। अगला आर्टिकल एक और है इंपॉर्टेंट, जैसे 100 आप बात कर सकते हैं 105 आर्टिकल की। 105 आर्टिकल में क्या है, संसद के सदन तथा उसके सदस्यों और समितियों की शक्ति और विशेषाधिकार। जो विशेषाधिकार दिए गए हैं संसद सदस्यों को कि आप जो संसद में कुछ भी बोल सकते हो, किसी भी चीज़ पर भाषण दे सकते हो, और वो चीज़ किसी भी सुप्रीम कोर्ट में या कहीं पर भी आपको जवाबदेह नहीं बनना पड़ेगा। आपके भाषण के कारण आपको कोई जवाब किसी को भी नहीं देना है। ये किस में लिखा हुआ, आर्टिकल 105 है। इनके कुछ विशेषाधिकार होते हैं, जैसे जब संसद का सदन चल रहा हो तब किसी भी संसद सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उनको बोलने से नहीं रोका जा सकता। ये सामान्य तौर पर संविधान विशेषाधिकार कुछ उनके दिए हुए हैं। विशेषाधिकार का उल्लंघन भी नहीं कर सकते हैं। विशेषाधिकार से संबंधित प्रावधान बहुत ही विस्तृत हैं, इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। 105 के बाद 108 आर्टिकल जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, संयुक्त अधिवेशन की बात करता है। ये आर्टिकल मैं क्यों बता रहा हूँ भाई, आंसर राइटिंग में भी यूज़ करेंगे आप और आपके पीटी एग्जामिनेशन में भी पूछा जाएगा। तो 108 आर्टिकल में क्या लिखा, संयुक्त अधिवेशन। कुछ ऐसे मुद्दे जो किससे संबंधित ना हो, आर्टिकल 110 से संबंधित ना हो और संविधान संशोधन से संबंधित ना हो। यानी कि आर्टिकल 110 में क्या बोला गया है, धन विधेयक से संबंधित ना हो और संविधान संशोधन से संबंधित ना हो, तो ऐसी स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। संयुक्त अधिवेशन में किसी भी चीज़ को पास कैसे किया जाता है, तो बस बहुमत से पास किया जाता है। बहुमत से पास किया जाता है, साधारण बहुमत से पास किया जाता है। इसका ध्यान में रखेंगे। यानी कि संयुक्त अधिवेशन में किसका दबदबा होगा, तो लोकसभा सदस्यों की संख्या ज़्यादा है तो उसका दबदबा हो जाता है संयुक्त अधिवेशन में। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं एक और आर्टिकल पर, आर्टिकल 112। इसमें क्या लिखा हुआ है, वार्षिक वित्तीय विवरण। ये क्या होता है भाई, बजट बोलते हैं इसको। संविधान में कहीं भी बजट नाम से शब्द यूज नहीं किया गया है। ये यूपीएससी पूछ चुकी है पीटी में, बीपीएससी भी पूछ सकती है। क्या बजट शब्द कहीं भी संविधान में लिखा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। क्या लिखा हुआ है, वार्षिक वित्तीय विवरण। साल का पूरा वित्तीय विवरण होता है बजट, वही लिखा हुआ है, आर्टिकल 112 में लिखा हुआ है। उसके बाद से एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है 110, तो मैंने बता ही दिया क्या है ये, धन विधेयक, मनी बिल जिसको कहा जाता है, मनी बिल कहा जाता है। इसमें क्या है, संचित निधि से कोई भी पैसा निकालेंगे, संचित निधि में कोई भी पैसा जमा करेंगे तो किसके तहत आता है, 110 के तहत आता है। संचित निधि का आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है सर्च कीजिए, कमेंट कीजिए। 117 आर्टिकल पर अब चलते हैं, इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पर चल लेंगे। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। क्या लिखा हुआ है, वित्त विधेयक। वित्त विधेयक बराबर क्या होता है, नोट कीजिएगा। वित्त विधेयक बराबर होता है धन विधेयक प्लस साधारण विधेयक। कुछ भी साधारण विधेयक और धन विधेयक को जब हम मिला देते हैं तो वित्त विधेयक बन जाता है। हर वित्त विधेयक एक धन विधेयक होता है, लेकिन हर धन विधेयक एक वित्त विधेयक नहीं होता है। मैंने क्या बोला, हर आर्टिकल 110 आर्टिकल 117 होता है, लेकिन हर आर्टिकल 117 110 नहीं होगा। हर वित्त विधेयक एक धन विधेयक होता है, लेकिन हर धन विधेयक एक वित्त विधेयक नहीं होगा, क्योंकि धन विधेयक में सिर्फ धन की बात करते हैं, जबकि वित्त विधेयक में धन प्लस सामान्य कोई भी विधेयक हो सकता है, उसकी बात हम लोग करते हैं। धन विधेयक संबंधी प्रावधानों में राज्यसभा की शक्तियां सीमित हैं, लेकिन वित्त विधेयक संबंधी प्रावधानों में राज्यसभा को शक्तियां पर उतनी ही दी गई हैं जितनी लोकसभा की शक्तियां होती हैं। तो वित्त विधेयक में लोकसभा राज्यसभा की शक्तियां समान हैं, जबकि धन विधेयक में राज्यसभा की शक्तियां बिल्कुल ही कम हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकती है। सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। एक एक चीज़ मैंने बताया, कितने सारे आर्टिकल डिस्कस किए, सब कुछ डिस्कस कर दिया। अब यहाँ से संसद से आपका मेंस का सवाल पूछेगा। क्या है मेंस का सवाल भाई, नया संसद भवन श्रेष्ठ भारत का नायाब उदाहरण, यही पूछ लेगा आपसे कि लेख लिखिए इस पर बंधु। यह नया संसद भवन श्रेष्ठ भारत का किस तरह से पूरी रूपरेखा प्रस्तुत करता है, इसके बारे में बताइए। तो इसमें देखिए कुछ न्यूज़ हैं ऐसे जो आपके पीटी में भी मैं उम्मीद करता हूँ पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हद से ज़्यादा चर्चा में है। नया संसद भवन बना है, मैं नहीं गया हूँ देखने, मौका ले मिलेगा तो ज़रूर जाऊँगा देखने, है ना। क्या है कि देश की प्राचीन संस्कृति के साथ मौजूदा वक्त की ज़रूरतों के हिसाब से नया संसद भवन को बनाया गया। त्रिकोणीय है ये,
कुछ भक्त लोग बोल रहे थे, देखा मैंने कुछ भक्त लोगों को बोल रहे थे कि गाय के मुंह के आकार का है। ऐसा थोड़ी ना होता है गुरु, में मुझे तो समोसा के आकार का दिख रहा है, किसी को गाय के मुंह के आकार का दिख सकता है। वो अपनी अपनी देखने की सोच होती है। मुख्य रूप से क्या हमारे काम का क्या है, हम लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं तो थोड़ा समझिएगा, ये तिकोना आकार है इसका। ओके, ये चीज़ का क्यों तिकोना बनाया है, जो इसके वास्तुकार हैं उन्होंने क्या बोला, आर्किटेक्ट जो हैं उन्होंने बोला कि इस जगह को मैं पूरी यूटिलाइज करना चाहता था, इसीलिए मैंने इसको तिकोना बनाया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नया संसद भवन एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाता है। नया संसद भवन के निर्माण में देश के करीब करीब हर प्रांत की विशिष्ट वस्तुओं का उपयोग किया गया है। ये लाइन अपने लिए नोट करने वाला है। अलग अलग जगहों से अलग अलग चीज़ को मंगाकर इसमें लगाया गया है। नया संसद भवन में प्रयुक्त सागौन की लकड़ी महाराष्ट्र के नागपुर से मंगाई गई है, सागौन की लकड़ी। जबकि लाल और सफ़ेद बलुआ पत्थर राजस्थान के सरमथुरा से मंगवाया गया। कहाँ से? सफ़ेद और जो लाल बलुआ पत्थर है कहाँ से मंगाया गया? राजस्थान से मंगाया गया है। लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करके लाल किला और हुमायूं का मकबरा बनाया गया है। लाल किला दोनों, आगरा वाला भी लाल किला और दिल्ली का भी लाल किला आप देखेंगे तो लाल बलुआ पत्थर का भरपूर मात्रा में उपयोग किया गया है। सफ़ेद पत्थर कहाँ से मंगवाया गया? लाल बलुआ पत्थर ये राजस्थान से मंगवाया गया है। ओके, उसके बाद से क्या है? केसरिया हरा पत्थर उदयपुर से, लाल ग्रेनाइट अजमेर के पास लाखा से और सफ़ेद संगमरमर राजस्थान के अंबाजी से मंगवाया गया। ये सब जगह नोट कीजिएगा कि कहाँ से कौन सी चीज़ों के प्रोडक्शन होते हैं। सवाल आपसे पीटी में मैचिंग करके पूछ लेगा। लोकसभा और राज्यसभा के कक्षों में फॉल्स सीलिंग के लिए स्टील की संरचना केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव से मंगवाई गई है। फॉल्स सीलिंग होता है ना, ओरिजिनल छत के नीचे एक डुप्लीकेट छत बनाते हैं जिसमें सजावटी करना होता है, उसी को फॉल्स सीलिंग कहते हैं। जबकि नए भवन का फर्नीचर मुंबई में तैयार किया गया। फर्नीचर कहाँ पर तैयार किया गया? मुंबई में। इमारत पर लगी पत्थर की जाली का काम राजस्थान के राजनगर नोएडा से मंगवाया गया है। अशोक प्रतीक के लिए सामग्री महाराष्ट्र के औरंगाबाद जयपुर से मंगवाई गई है। लोकसभा राज्यसभा कक्षों के विशाल दीवारों पर अशोक चक्र व संसद भवन के बाहरी हिस्से में लगी सामग्री को इंदौर से लाया गया है। नई संसद भवन के निर्माण में काम आने वाली रेत बजरी हरियाणा से और चरखी दादरी से मंगवाई गई है। एम सैंड को पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है क्योंकि इसका निर्माण बड़े कठोर ग्रेनाइट पत्थर को पीस कर किया जाता है। अब किससे क्या पूछेगा आपसे? एम सैंड बालू है भाई, एक बालू है विशेष प्रकार का जिसको किससे बनाया जाता है? ग्रेनाइट के पत्थरों को पीसकर बनाया जाता है और ये पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है कि ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ओके, वैसे निर्माण में काम आने वाले रेत आमतौर पर नदी से निकाला जाता है। निर्माण उपयोग की जाने वाली फ्लाई ऐश ईंटें हरियाणा उत्तर प्रदेश से मंगवाई गई थी, जो कि पीतल के काम के लिए अहमदाबाद से सेवाएँ ली गई थी। अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग चीज़ों को मंगाया। ये सब क्या होता है? एक सांकेतिक एकता का प्रतीक करवाता है ये सब चीज़ें, है ना। इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। ओके, त्रिकोणीय आकार के साथ 4 मंजिला नए संसद भवन का निर्माण क्षेत्र करीब में इतना 1000 वर्ग मीटर है। इसके कुल 6 द्वार हैं। इसमें 3 मुख्य द्वार हैं। द्वार के नाम सुनिएगा: ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार एवं वीवीपीआई सांसद आगंतुकों के लिए अलग अलग प्रवेश होंगे। नए संसद भवन भारत की लोकतांत्रिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए भव्य संविधान हॉल, संसद के लिए एक लाउंज, एक पुस्तकालय और वगैरह वगैरह सब बनाए गए हैं। लोकसभा कक्ष में राष्ट्रीय पक्षी मोर के अद्भुत कलाकृति के, राज्यसभा के कक्ष में राष्ट्रीय पुष्प कमल की कलाकृति सदन के सौंदर्य निखार। राष्ट्रीय पक्षी के तौर पर इसको सजाया गया है। आपने देखा होगा कि यहाँ लोकसभा स्पीकर हैं और ये पूरा क्या है? मोर के पंख जैसा फैला हुआ आगे के लोग बैठे हुए हैं और उसी आकार में इसको बनाया गया है। करीब 1200 करोड़ रुपए का अनुमानित लागत है और बस यही है। आगे क्या बोलूँ, आपको क्या लिखना है? नया संसद भवन एक भारत श्रेष्ठ भारत का नायाब उदाहरण है, इसके बारे में बताना। इसमें सेंगोल की भी चर्चा कीजिएगा, जो कहाँ से संबंधित है? जो अपने तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। सेंगोल को बार बार हम बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ये न्यूज़ है आपके बड़े काम की। एक दिन पहले भी मैंने डिस्कस किया था, लेकिन उस समय मैंने आंकड़े और फैक्ट कम बताए थे। मैंने बोला था कि इसको तैयार रखिएगा और मुझे लग रहा है कि इससे जुड़े हुए सवाल आने वाले समय में आपके एग्जामिनेशन में मुझे लग रहा है कि 90% चांस है कि ये सवाल पूछे जाएंगे। क्या है भाई? दूरगामी नुकसान करते लुभावने वादे। अलग अलग नेताओं का सुना होगा आपने कि भाई हम पानी फ्री में दे देंगे, बिजली फ्री में दे देंगे। जैसे लगता है कि अपने बैंक अकाउंट एटीएम से पैसा निकाल के पानी खरीद के लोगों में बांटेंगे। वो हमारा ही पैसा होता है, फ्री नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। लेकिन फिर भी वो नुकसानदेह होता है। अगर अधिक फ्री बीज को बढ़ावा दिया जाता है तो दीर्घकाल में इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाता है ना।
और इस पर लेख लिखा है कि इन्होंने विवेक देवरॉय जी ने लिखा है। अगले वीक से हम लोग, अगले वीक या इसी वीक में मैं पूरी कोशिश में लगा हुआ हूँ कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल को शामिल किया जाए, क्योंकि उसमें कुछ अच्छे न्यूज़ होते हैं जो आपके लिए चाहिए होता है। शुरू करते हैं हम लोग, देखते हैं इसमें क्या है। इन्होंने बोला है भूमिका लिखना सीखिएगा, आप भी ऐसे ही भूमिका लिखने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा शब्दों को सौम्य में रखकर अच्छे से। वीडियो पसंद आ रहा हो, इतने देर से बोल रहा हूँ तो लाइक तो कर दीजिए, कभी बोल कर देखिए कंटिन्यूअस आधा घंटा तक बिना नॉन स्टॉप। और नॉन वीडियो को एडिट नहीं करता हूँ मैं, यानी कि संभल कर बोलना पड़ता है, कभी कुछ गलत शब्द वापस मतलब बाहर ना निकल जाए, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बड़े मेहनत से बनता है वीडियो। समकालीन राजनीतिक परिदृश्य में लोक लुभावन वाद का ही बोलबाला दिख रहा है ना। कितना अच्छा लिखा है इन्होंने। कई देशों के अलावा भारतीय राजनीति को भी यह पहलू प्रभावित कर रही है। सत्ता की चाह में मतदाता को लुभाने के लिए राजनीतिक दल बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाते हैं, मतलब बहुत सारे ख्वाब दिखाएंगे आपको। हालांकि सत्ता में आते ही वित्तीय बाधाओं के चलते वे वादे खोखले साबित होते हैं। जैसे एक वादा याद होगा 15 लाख वाला, सबके अकाउंट में 15-15 लाख आ जाएंगे। ऐसे में कोई संदेह नहीं है कि तात्कालिक लाभ के लिए दूरगामी नुकसान वाले ये वादे वित्तीय अनुशासन, कितना शब्द सही लिखा है, कि धज्जियाँ उड़ाते। वित्तीय अनुशासन क्या होता है? खर्च करने का भी एक अनुशासन होता है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे दिखेंगे जो खूब खर्चा करते हैं, बेहिसाब करते हैं, आमदनी हो ना हो लेकिन खूब खर्चा, उसको क्या कहा जाता है? वित्तीय अनुशासनहीनता। वित्तीय अनुशासन पता चल गया। क्या है कि शनिवार को नीति आयोग की बैठक हुई है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं भाई? भारत के प्रधानमंत्री महोदय होते हैं। आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर चिंता प्रकट करते हुए राज्य सरकारों को यही कहा कि वे वित्तीय अनुशासन के दायरे में ही जन कल्याण करें। वित्तीय अनुशासन के दायरे में जन कल्याण करें। किन्होंने कहा है? प्रधानमंत्री जी ने नीति आयोग की बैठक में ये चीज़ कहा कि वित्तीय अनुशासन के लेकर आप जन कल्याण का काम कीजिए। ऐसा ना हो कि लोगों को फ्री बांटने के चक्कर में आपने राज्य के इकोनॉमिक कंडीशन को बेकार कर दिया, है ना। लोगों की भलाई करनी है, लेकिन भलाई जैसे करनी है ना। प्रधानमंत्री मोदी अन्य लोगों की ऐसी चिंता भी अकारण नहीं है। राजनीतिक में मुफ्त के उपहार की यह रेवड़ी संस्कृति धीरे धीरे अपनी पैठ गहरी करती जा रही है। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण कर्नाटक विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। वादों से अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न कर दी। मुफ्त बिजली, बस यात्रा जैसे वादे कांग्रेस के लिए कारगर साबित हुए। ये सब इन्होंने बोला है, हमें इस पर ध्यान नहीं देना। किस पार्टी की? देखिए, जब आप आंसर लिखेंगे फ्री बीज पर, तो मैं आपको बोलूँगा कि कभी भी किसी पार्टी का मत लिखेगा। क्या लिखेंगे? जैसे कर्नाटक सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, दिल्ली सरकार ने, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। और कोशिश कीजिएगा देश के हर भाग से उदाहरण को लें। जैसे जातिगत राजनीति पर पूछा था कुछ दिन पहले बच्चे ने ग्रुप में, तो वो सिर्फ बिहार पर फोकस कर रहे थे, यूपी पर, हिंदी बेल्ट पर फिर सिर्फ फोकस करते हैं। दक्षिण भारत में नहीं होती क्या जातिगत राजनीति? नॉर्थ ईस्ट में नहीं होती क्या? वो भी तो अपने ही भारत का भाग है, वहाँ की भी बातें कीजिए, वहाँ का भी चर्चा कीजिए। खासतौर से तब जब सवाल में नहीं दिया है आपको कि बिहार की जातिगत राजनीति के बारे में बताइए, वो बोलता है भारत की राजनीति के बारे में बताइए, तो पूरे भारत से एग्जाम्पल लेने की कोशिश किया कीजिए, है ना। अगला क्या है कि वास्तविकता यही है कि इन लोक लुभावन वादों से चुनावी वादों आर्थिक व्यवहार्यता के बीच तनाव की स्थिति बना दी है। चुनावी वादे से क्या हो रहा है? आर्थिक व्यवहार्यता मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल चीज़ें कुछ और होती हैं, वादे कस्में कुछ और होती। कई सारे लोग आपने सुना होगा ना, वादे कस्में वाले, और प्रैक्टिकल चीज़ें कुछ और होती। तो ये बोल रहे उनके बीच में सामंजस्य होना चाहिए। आप जन कल्याण कीजिए, लेकिन वित्तीय अनुशासन में रहकर जन कल्याण कीजिए। ओके, अगला क्या बोला इन्होंने? अगला बोला है कि इससे न केवल अन्य आवश्यक खर्चों के लिए संसाधन की कमी पड़ती है, बल्कि वित्तीय स्थिति भी बिगड़ती है। दूसरा पहलू यह भी है कि यदि लोकतंत्र में जनता की इच्छा ही सर्वोपरि है, तो फिर लोक लुभावन वाद में क्या समस्या है? इन्होंने ये भी तो बोला है। निसंदेह लोक लुभावन वाद में जनता की इच्छा प्रतिध्वनित होती है, और यही लोकतंत्र का मूल अधिकार भी है। लेकिन सवाल यही है कि इनके समीकरण में मूलभूत समस्याएं हैं। लोक लुभावन प्रवृत्तियों के चलते पार्टियां बड़े बड़े वादे करती हैं, उस हिसाब से उनकी पूर्ति नहीं कर पाती है, तो जनता का भरोसा घटता है। विपक्ष में पॉइंट मिल रहा है ये कि लोक लुभावन वादों को विपक्ष में क्या क्या पॉइंट होता है। वादा करके भूल जाते हो तो जनता का तो थोड़ा सा भरोसा डगमगाएगा नहीं कि भाई साहब 15 लाख नहीं आया अभी तक, है ना। और भी बहुत सारे वादे बिहार में भी किए जाते हैं, है ना। दिल्ली की सरकारें भी बहुत सारे वादे करती है, लेकिन सब भूल जाते हैं। इन सबसे बढ़कर लोक लुभावन नीतियों से सरकारी खर्च में भारी बढ़ोतरी होती है। दूसरा पॉइंट, सरकारी खर्च बढ़ता है। इनसे कुछ तात्कालिक लाभ भले ही मिल जाए, लेकिन बजटीय घाटे, वित्तीय अस्थिरता, अंततः किसी आर्थिक संकट की आशंका बढ़ जाती है। अगला पॉइंट, बजटीय घाटा होता है, वित्तीय स्थिरता की
अस्थिरता का माहौल बनता है और क्या बनती है, राज्य की इकॉनमी खराब होती है। इससे जुड़े हुए विमर्श अक्सर सामाजिक विभाजन और ध्रुवीकरण को भी बढ़ावा देते हैं। ध्रुवीकरण को, सामाजिक विभाजन को बढ़ावा मिलता है इससे, तो सामाजिक सद्भाव और एकता की भावना पर आघात करता है। इससे सतत विकास और नियोजन की प्रक्रिया प्रभावित होती है। सतत विकास प्रभावित होती है। सब पॉइंट हैं जो आपको नोट करना चाहिए, जिसको आप क्या लिखेंगे, फ्री बीज जो होता है या मुफ्त की जो संस्कृति या लोक लुभावनवादों के विपक्ष और पक्ष में कुछ पॉइंट मिल रहे हैं आपको। ओके, इस कारण से कई लचर नीतियां अस्तित्व में आती हैं। भले ही लोक लुभावनवाद को आम आदमी के हितों के पैरवी करने वाला बताया जाता हो, लेकिन सामाजिक समावेशन की प्रक्रिया को उलटकर असमानता एवं अन्याय को बढ़ावा दे सकता है। ऐसे में यह युवा मतदाताओं का दायित्व है कि लोक लुभावनता के संभावित दुष्प्रभाव को समझते हुए इस पर विराम लगाने के लिए आगे आएँ। किसको आगे आने के लिए बोल रहे हैं, ये युवाओं को आगे आने के लिए बोल रहे हैं कि भाई साहब ऐसा करो, नेता तो सुधरेंगे नहीं, आप ही लोग आगे आओ और थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करो। अब आगे क्या बोला है इन्होंने, आगे बोला है इन्होंने पंजाब का उदाहरण लिया है। इन्होंने पंजाब का उदाहरण ले तो उसके बजट की पड़ताल कई चिंतित करने वाले रुझान दर्शाती है। राज्य की जीडीपी, एक उदाहरण लिया है इन्होंने पंजाब का, आप भी ले सकते हैं किसी का उदाहरण। पंजाब सरकार की बात नहीं की इन्होंने, पंजाब राज्य की बात की है। आप भी सरकार की बात पर मत जाइएगा, बस राज्य का नाम लिखिएगा। कई चिंतित करने वाले रुझान दर्शाती राज्य के जीडीपी अनुपात में कर संग्रह खतरे की घंटी बजाने वाला है। इससे केंद्रीय वित्तीय सहायता पर राज्य की निर्भरता बढ़ती जाती है। केंद्र सरकार पर सारा दबाव आ जाता है। वित्त वर्ष 2022-23 में संशोधित अनुमान में पंजाब पर 3,12,758 करोड़ रुपए का कर्ज दिखाया गया है। कितना सारा कर्ज है भाई, 3 लाख रुपया नहीं है, 3 लाख करोड़ रुपया है। ये महज कुछ आंकड़े नहीं बल्कि आर्थिक आपदा के संकेतक हैं। ऐसे में लोक लुभावन योजनाओं का नकारात्मक दूरगामी पहलुओं को देखते हुए उन्हें लेकर सतर्कतापूर्वक रवैया अपनाना ही उचित है। लोक लुभावनवाद के साथ एक बड़ी चिंता यह है कि इससे प्रतिद्वंदी राजनीतिक दलों के बीच बड़ी बड़ी घोषणाएं करने की अंतहीन होड़ शुरू हो जाती है। साथ ही यह प्रतिस्पर्धा लोक लुभावनता के समय के साथ चिंता बढ़ाया जाएगा। इस पर आपसे निबंध भी पूछेगा, इस पर आपसे GS2 में भी पूछ सकता है, GS1 में भी अब पूछता है। GS1 में बहुत सारे ऐसे सवाल थे ना जो GS2 में होने चाहिए। इस बार देखा होगा अगर आपने पेपर, तो उपराष्ट्रपति वाला जो सवाल था GS1 के पेपर में, वो तो GS2 का पॉलिटी का हिस्सा है। वो कहाँ पूछा था, GS1 में। तो थोड़ा सा पेपर भी मिक्स होगा। हमारे जैसे विकासशील देशों में जहाँ संसाधन सीमित हैं, वहाँ सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं बेतरतीब होने के बजाय रणनीतिक स्वरूप वाली एवं लक्षित वर्ग को ध्यान में रखते हुए बनाना उचित है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमने क्या बोला है कि हमारे पास विकासशील देश हैं हम, तो हमारे पास संसाधन सीमित हैं। हमारे पास जल सीमित है, हमारे पास बिजली सीमित है ना, हमारे पास सब कुछ सीमित है। पेट्रोल डीजल, हमारे रेलगाड़ी सीमित हैं, सब कुछ सीमित है। ऐसे में जब आप कोई वादा करते हो तो इन चीज़ों को ध्यान में रख कर किया कीजिए। इससे क्या होता है, नहीं तो नुकसान होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कहीं पर किसी भी राज्य में पानी फ्री में दिया जाता है, ठीक ना। एक राज्य है जहाँ पर पानी पर क्या किया जाता है, दूसरा राज्य है जहाँ पर क्या है, पानी तो दिया जाता है फ्री में, लेकिन लिमिटेशन लगा हुआ है कि हम 500 लीटर ही पानी आपको फ्री में देंगे। उससे जैसे ही आप बढ़ेंगे आपको हम 1000 रुपया शुल्क लेंगे। आप मुझे बताएंगे एक चीज़, पानी की बर्बादी किस राज्य में अधिक होगी, राज्य ए में ज़्यादा होगी या राज्य बी में ज़्यादा होगी? राज्य ए में पानी की बर्बादी ज़्यादा होगी। राज्य बी में 500 लीटर पानी कम नहीं होता है, लेकिन उसी में लोग काम चलाने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा शुल्क लगाने से, मान लीजिए 1000 रुपये की जगह 500 रुपया कर दीजिए या 200 रुपया कर दीजिए। शुल्क लगा, एक छोटा सा शुल्क लगाने से न सिर्फ पानी की बचत हो रही है बल्कि पर्यावरण को भी हम नुकसान कम पहुंचा रहे हैं। तो ये क्या है, अब लोक लुभावन वादों के तहत बोला क्या है, हम आपको पानी फ्री में दे देंगे। गाँव में रहते होंगे तो वो लोग नहीं समझेंगे पानी की क्या कीमत होती है, वहाँ तो फ्री होता है। मैं शहरों की बात कर रहा हूँ, जो शहर में रहते हैं उनको पता होगा कि पानी फ्री होने का मतलब क्या होता है। तो जैसे लोक लुभावन वादे में बोला कि आपने हम पानी फ्री में दे देंगे, ठीक है, आपके पास पैसा भी है राज्य के पास कि उन्होंने पानी का फ्री में कर दिया। इसका नुकसान किसको होता है, पर्यावरण को नुकसान होता है। लॉन्ग टर्म में पर्यावरण को नुकसान होता है। जब पानी बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, जब पानी देने के लिए रहेगा ही नहीं, तो आप फिर कॉस्ट लगाओगे, एक न एक दिन जाकर आपको कॉस्ट लगाना ही पड़ेगा, वो तय है। मैंने क्या बताया, एक एग्जाम्पल लेकर समझाया है कि लोक नीति जो होती है ना, कई बार लोक लुभावन वादे वो किस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं राज्य को और पर्यावरण को। निसंदेह फ्री में देना चाहिए, कुछ चीज़ें कुछ लोगों के लिए होनी ही चाहिए, हमें पक्ष और विपक्ष दोनों समझना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्री में हम सब कुछ बांट रहे हैं। कहीं पर आपको जाकर रुकना पड़ेगा, कहीं पर जाके आपको ब्रेक लगानी पड़ेगी। ये चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, बहुत सारे लोग समझ गए होंगे। इन्होंने दिल्ली का भी उदाहरण लिया है, दिल्ली का ही उदाहरण लें। 200 यूनिट बिजली मुफ्त है। 4 मंजिले बंगले की स्थिति में देखें तो वहाँ के बिजली के 4 अलग कनेक्शन संभव है। इससे वहाँ 1600 यूनिट मुफ्त बिजली की संभावना बनी रहती है। जैसे क्या है, एक आदमी का 4 गो फ्लोर है घर में बना हुआ। उन्होंने क्या किया, चारों फ्लोर के अलग अलग मालिकों के नाम पर कनेक्शन ले लिया। 200 यूनिट करके देख लीजिए आप। तो इससे क्या होता है, सब जगह फ्री में बिजली उपलब्ध हो जाती है। ये पता चल गया। 1600 यूनिट बिजली। आप देखेंगे, आप छोटे छोटे घरों में एसी टांग के बैठे हैं, लेकिन पैसा नहीं दे सकते बिजली बिल का। ये विपक्ष में पॉइंट बता रहा है। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ विपक्ष में ही बताया है, पक्ष में भी हो सकता है। कुछ लोग समाज के ऐसे होंगे जिनको मुफ्त में अगर हम पानी ना दें तो वो नहीं प्रोवाइड कर सकते, उसका बिल पे नहीं कर सकते। मुफ्त में बिजली ना दें तो आगे की ज़िंदगी नहीं गुजार सकते भाई, सही से नहीं रह सकते। क्वालिटी लाइफ तो छोड़िए, लाइफ ही पॉसिबल नहीं होता है बिना बिजली के। शहरी भागों में, ग्रामीण भाग में बिना बिजली का आप रह भी लें गर्मी के मौसम में, लेकिन शहरी भाग में आप नहीं रह सकते। अति होता है गर्मी का कहीं भी। ये मैं क्या बता रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे होंगे समाज में जिनको हमेशा ज़रूरत पड़ती है सरकार के सपोर्ट की, है ना। परिवार में ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको माता पिता के अधिक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये उसी तरह से काम करता है। ओके, अगला क्या है, इससे वहाँ अलग अलग एग्जाम्पल दिया इन्होंने। इसके बाद क्या बोला, 58 लाख उपभोक्ताओं में से 48 लाख ने सब्सिडी के विकल्प को वरीयता दी है। ये उदाहरण हमें दीर्घकालिक प्राथमिकताओं को समझने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। इस दिशा में आवश्यक होगा कि सरकार खर्च, अब यहाँ से देखिए क्या लिखना है, निष्कर्ष। इस दिशा में आवश्यक होगा कि सरकारी खर्च संसाधन संपन्न लोगों पर न होकर वास्तविक ज़रूरतमंदों पर होना चाहिए। यह मुद्दा संसाधन के न्याय संगत वितरण को सुनिश्चित करने और असमानता को बढ़ाने से रोकने से भी जुड़ा हुआ है। इन महत्वपूर्ण अंतरों को समझने पर ही हमारे राष्ट्र का भविष्य टिका हुआ है। विवेक देवराय जी ने ये ऐसे लिखा था। आप भी इस पर लिखने की कोशिश कीजिएगा कि दूरगामी नुकसान पहुँचाते हैं लोक लुभावन वादे। इसी पर निबंध लिखने की कोशिश कीजिएगा, या GS2 में या GS1 में सवाल लिखने की कोशिश कीजिएगा, पक्ष और विपक्ष बनाकर। ऐसे पक्ष बनाइए 1 2 3 4 पॉइंट, ऐसे विपक्ष लिखिए, उसमें 4-5 पॉइंट लिखिए और उसको रख लीजिए। जिससे क्या होगा, एग्जामिनेशन में अगर आपसे ये सवाल पूछा जाएगा तो वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी। भारत जल्द बनेगा तीसरी बड़ी आर्थिकी। ठीक है भाई, थर्ड वर्ल्ड की हम बन जाएंगे। मूडीज नाम की एक एजेंसी है, क्रिटिक्स एजेंसी है, जो किसका क्रेडिट देती है, तो ये करती इकोनॉमी, दुनिया के अलग अलग इकोनॉमियों की रेटिंग प्रोवाइड करती है। रेटिंग एजेंसी है, मैंने क्रिटिक्स एजेंसी बोल दिया, रेटिंग एजेंसी है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। भारत की कौन सी है, एक भारत की क्रिजिल। भारत में रेटिंग एजेंसियों का विनिमय कौन करता है, ये पूछ चुका है एग्जाम में से भी। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो शेयर मार्केट का रेगुलेशन जो करता है ना, वही रेटिंग एजेंसी का भी रेगुलेशन करता है भारत में। सेबी नाम की संस्था है, वही करता है। रेटिंग एजेंसी ने क्या बोला है कि भाई भारत के जो भारत के बेसिक्स हैं ना इकोनॉमी के, एक इकोनॉमी जिस पर ग्रो करती है, वो भारत में डेवलप हो गया है और भारत का विकास करना तय है। बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से डेवलप होगा भारत। ये चीज़ दुनिया का अलग अलग एजेंसी, नीति आयोग, RBI सब लोग बोल रहे हैं कि हमारे बेसिक्स बहुत अच्छे हैं। कैसे पता चला हमें, पूरी दुनिया कोरोना के बाद उबर नहीं पाई। जो कि इकोनॉमिक सर्वे अगर आपने इस साल का केंद्र सरकार वाला पढ़ा होगा, जो फरवरी में रिलीज़ हुआ था, उसमें इन्होंने पहला चैप्टर ही दिया है क्या, रिकवरी। मैं पढ़ाऊँगा आपको, चिंता मत कीजिए। मैं केंद्र सरकार के इकोनॉमिक सर्वे का इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आऊँगा, राज्य सरकार की इकोनॉमिक सर्वे सब पढ़ाऊँगा। वीडियो ज़्यादा आएंगे अपने चैनल पर, एक दिन में हो सकता है 5 वीडियो भी आपको देखने को मिले आने वाले समय में। तो उसमें उन्होंने चैप्टर बनाया रिकवरी। उसमें भी उन्होंने बोला है कि हमने कोरोना से पूर्व की जो स्थिति है वो प्राप्त कर ली है। अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज़ किया उन्होंने बताया कि कोरोना के समय में जो लोग घर में बैठे हुए थे तो इसलिए हमारा डायरेक्ट इकोनॉमी गिर गया, लेकिन वो जैसे ही कोरोना में पीरियड ख़त्म हुआ तो सारे निकल के बाहर आ गए, ख़रीदारी शुरू हो गई, उद्योग धंधे शुरू हो गए, काम धंधे शुरू हो गए, फिर से इकोनॉमी हमारी पूर्व के स्थिति में धीरे धीरे पहुंच गई है। और रिसेशन आ रहा है पूरी दुनिया में कोरोना के कारण, और भारत क्या है, 0% रिसेशन वाला देश है। पिछले सप्ताह मूडीज़ ने अपनी रिपोर्ट में कहा, ये मूडीज़ का नाम याद रखेंगे और इसको आंसर राइटिंग में रेफरेंस में यूज करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार $3.5 ट्रिलियन के पार चला गया है। अगले कुछ सालों में भारत G20 के देशों के बीच सबसे तेज़ गति से विकास करने वाला देश होगा।
G20 दुनिया के सबसे 20 बड़ी इकोनॉमियों का देश है, इनमें भी हम सबसे तेज़ होंगे। मूडीज़ ने कहा कि भारतीय विकास को मुख्य रूप से, अब ये नोट कीजिएगा कौन कौन सी चीज़ हमारे डेवलपमेंट को और तेज़ कर रहे हैं। युवा और शिक्षित वर्कफोर्स, हमारा युवा और शिक्षित वर्कफोर्स, तेज़ी से हो रहे शहरीकरण बहुत तेज़ी से हो रहा है भारत में। इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला सरकारी खर्चा, इंफ्रास्ट्रक्चर बोले तो रोड, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, उसके बाद से सड़कें, ग्रामीण सुविधा, डिजिटल में हमने सुविधा प्रोवाइड करवाया है, 5G टेक्नोलॉजी, ये सब क्या होते हैं, ये सब सरकारी खर्च के तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है ये। इन पर जो हम खर्चा कर रहे हैं, सरकार खर्चा कर रही है, और ये खर्चा किस में आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है, पूंजीगत खर्चा में आता है। भारत सरकार का पूंजीगत खर्चा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, और ये अच्छी चीज़ होती है हमारे देश के लिए कि पूंजीगत खर्चा जब बढ़ जाता है। भारत सरकार, राज्य सरकार, प्राइवेट सेक्टर, सब लोग पूंजीगत खर्चा खूब सारा कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, देश का डेवलपमेंट बहुत ही तेज़ी से होगा। तो उसके बाद से कार्बन उत्सर्जन के नेट जीरो को लेकर प्रतिबद्धता, निजी खपत में होने वाली बढ़ोतरी से हमारी इकोनॉमी बूम हो रही है। यहाँ पर ये 5-6 पॉइंट लिखा है इन्होंने, इसको आप लिख कर आएंगे अपने एग्जामिनेशन के। मूडीज़ ने बोला है कि ये कारण है जिसके कारण हमारे इकोनॉमी बूम हो रही है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। ओके, सर्विस एक्सपोर्ट में भी बढ़ोतरी हो रही है। दुनिया में अगर 100 सर्विस एक्सपोर्ट होती है तो उसमें भारत का परसेंटेज है 6% के आसपास है, आई थिंक सो, हाँ 6 ही है। दुनिया में सर्विस एक्सपोर्टर हमारा 7वां रैंक है। एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा कि कितना परसेंट है, अगले लेक्चर में बता दूंगा मैं। ओके, आगे बढ़ें। क्या है कि पिछले 9 सालों में भारत में बुनियादी सुविधाओं का विकास और कोरोना काल में किए गए सरकारी प्रयासों के बदौलत भारतीय अर्थव्यवस्था पर देसी विदेशी सभी एजेंसियों का भरोसा बढ़ता जा रहा है। सभी इस बात का अनुमान लगा रहे हैं कि जल्दी भारतीय अर्थव्यवस्था अमेरिका, चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। अभी तीसरी कौन सी है, अभी है जापान की। परचेजिंग पावर पैरिटी, मैंने एक दिन समझाया था कि खरीद कितना सकते हैं। 1000 रुपये लेकर आप अमेरिका में भी गए, 1000 रुपये लेकर आप चीन में भी गए, अमेरिका में गए, ये चीन में गए, 1000 रुपये लेकर आप मार्केट में भारत में भी गए। इसको क्या कहा जाता है, अब 1000 रुपये में आपने अमेरिका में जो सामान है वो कितना ख़रीदा, भारत में कितना ख़रीदा, चीन में कितना ख़रीदा, इसके आधार पर परचेजिंग पावर पैरिटी निकाली जाती है। समझ गए। अब जैसे अमेरिका में गए, एक जूता लिया, एक कपड़ा लिया, एक चॉकलेट लिया और एक बिस्किट लिया, एक कुछ और लिया, उसका दाम आया 2000 रुपये। चीन में गए, वही चीज़ आया 1500 रुपये का। हमने बोला कि चलो हमारे साथ, हम तुमको ये 800 रुपये में दिलवाते हैं। तो क्या है, यानी कि हमारी करेंसी की वैल्यू डॉलर के तुलना में भले ही 80 रुपया में हो, लेकिन परचेजिंग पावर में हमारे यहाँ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मिल जाती। $1 में बहुत कुछ मिल जाता है, जबकि अमेरिका में $1 में कुछ नहीं मिलेगा। तो ये क्या बताता है, परचेजिंग पावर पैरिटी। मैं क्या बता रहा हूँ, परचेजिंग पावर पैरिटी। इसके आधार पर, पीपीपी के आधार पर, पीपीपी के आधार पर दुनिया के तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी हम ही हैं। पहला कौन सा है, पहला है चीन, दूसरा कौन सा है, यूएसए, तीसरा कौन सा है, भारत। ये मैं क्यों बता रहा हूँ परचेजिंग पावर पैरिटी, क्योंकि सवाल पूछा जा चुका है इस पर। ओके, प्रधानमंत्री वगैरह की बैठक में भी सबने बोला कि सीईओ के जो हैं, नीति आयोग के सीईओ BR सुब्रमण्यम ने कहा कि भारत बुनियादी सुविधाओं का काम पूरा हो गया भारत में, अब टेक ऑफ करने का समय है। अब हम टेक ऑफ करेंगे। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में डिजिटल भारत कार्यक्रम युवा आबादी का होना काफ़ी सहायक होगा। 3 दिन पहले RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी कहा कि 2022-2023 की विकास दर 10% को पार कर जाए, 7% को पार कर जाएगी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यानी कि सब लोग क्या बोल रहे हैं कि भारत की इकॉनमी बूम करने वाली है। यहाँ पर 5 पॉइंट मुझे बताना था मुख्य रूप से, इसीलिए ये न्यूज़ लिया था मैंने। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। ये जो न्यूज़ है ये आपको डिजिटल भारत में क्रांति किस प्रकार से आई है उसमें मदद करेगा। अलग अलग रिपोर्ट में जिसमें कहा गया है कि 2026-27 तक प्रतिदिन 1 अरब UPI लेन देन होंगे। UPI आपने सुना ही होगा, यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म इंटरफेस, यही तो है ना, यही तो है ना, क्या है, यूनिफाइड है, मैंने गलती से बोला, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये भारत सरकार का है और ये क्या है, मुख्य रूप से किसी भी बैंक अकाउंट को एक ही प्लेटफॉर्म से जोड़ देती है पेमेंट करने के लिए। दुनिया में पेमेंट करने का सबसे आसान माध्यम UPI है डिजिटल में आज के तौर में। अमेरिका हो, चीन हो, कहीं भी नहीं है ये उपलब्ध। ये टेक्नोलॉजी हमारी अपनी है और पूरे दुनिया में इसकी साख है कि भारत ने कुछ ऐसा बनाया जिसके कारण से भारत में 10 रुपये की चाय पीते हैं उसका भी पेमेंट आप UPI से कर लेते हैं आसानी से। दुनिया में और भी सिस्टम्स हैं UPI जैसे, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा रिलायबल और बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद है UPI। तो UPI के कारण भारत में डिजिटल पेमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ओके, एक रिपोर्ट है
PwC की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि 2026-27 तक प्रतिदिन 1 अरब UPI ट्रांजैक्शंस होंगे भारत में। द इंडियन पेमेंट्स हैंडबुक 2022-27 रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने वाले UPI की वित्त वर्ष 2022-23 में खुदरा ब्रांड खंड के लेन देन में हिस्सेदारी 75% रही। यानी कि 75% पेमेंट जो होते हैं ना वो खुदरा बाजार के तौर पर होते हैं, छोटे पेमेंट होते हैं UPI से। बड़े पेमेंट के लिए अपने देश में कौन कौन सा सिस्टम है, तो नेफ्ट है, RTGS है। इन सब के बारे में पता होना चाहिए आपको, नेफ्ट, RTGS, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है, खरबों का जैसे सुना होगा कि एक कंपनी दूसरे कंपनी को 100 करोड़ भेजा, 200 करोड़ भेजा, तो वो सब इसके माध्यम से होते हैं। UPI से छोटे पेमेंट होते हैं, खाने पीने का पेमेंट कर लिया, 1000, 2000, 3000 का पेमेंट कर लिया, 10 रुपये का कर लिया, 20 रुपये कर लिया, इस तरह के होते हैं। इसमें अपने काम का सबसे मुख्य चीज़ यही है कि भारत में डिजिटल पेमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। डिजिटल भुगतान में इसका हिस्सा बढ़कर 90% हो जाएगा, 50% की दर से बढ़ रहा है डिजिटल भुगतान बाजार। भारत में डिजिटल रूप से क्रांति आई है और UPI ने उस क्रांति को लाने में बहुत ही ज़्यादा मदद किया है। कब के बाद, 2016 के बाद। 2016 में ऐसी कौन सी घटना हुई थी, तो नोटबंदी नाम की घटना हुई थी उसके बाद से। और मुख्य रूप से ये भी है कि इंटरनेट का दायरा थोड़ा सा बढ़ा है और लोगों के हाथ में स्मार्टफोन आए हैं और UPI से खर्चा करो तो पता ही नहीं चलता है कि पैसा खर्च हुआ है, कट भले ही जाता है पैसा। ओके, तो बस इसमें यही था आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन में। और एक है कि दिल्ली के पुराना किला में खुदाई के दौरान कुषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। कुषाणों का पीरियड क्या है, 1 ईस्वी के आसपास है। कनिष्क इसमें सबसे प्रतापी सम्राट था। पर वर्तमान का पेशावर, जिसको क्या कहा जाता था, पुरुषपुर कहा जाता था, वहाँ से लेकर और मथुरा तक इसका राज था। नीचे भी महाराष्ट्र की सीमा से थोड़ा सा ऊपर तक जाएंगे तो वहाँ तक कुषाण साम्राज्य था। कुषाण का साम्राज्य वर्तमान के 7 देश जो सेंट्रल एशिया के हैं, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, इन सब को मिला देंगे 7 देश वर्तमान दुनिया का है, जिसको मिलाकर एक इंटरनेशनल साम्राज्य के तौर पर उसने काम किया था। किस धर्म को बढ़ावा दिया, महायान बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया था। महायान बौद्ध धर्म को पूरी दुनिया में प्रचारित किया था। पटना पर आक्रमण किया था एक बार कुषाण शासक ने और वहाँ से अश्वघोष जी को उठाकर ले गया, एक चमत्कारी मुर्गा और भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र को उठाकर ले गया था। और जो कुषाण शासक होते थे ना, इसी के समय में सामंतवादी व्यवस्था का प्रचलन बढ़ गया भारत में। क्योंकि कुषाण शासकों के नाम में आप देखेंगे महाराजा धीराज, परम भट्टारक, परम समाधिकर्ता, परम वीर, ऐसी उपाधियां लगी हुई। ये उपाधियां क्यों लगाई जाती थी, कभी आपने सोचा? एक राजा जिसने अपना नाम रखा चिंटू महाराज, महाराज चिंटू, चलो ठीक है, महाराज चिंटू, ये कहाँ का शासक है, मान लीजिए पटना का शासक है। अब मोदी जी हैं, उन्होंने बोला कि हमारे जो अंदर काम करता है उसका नाम है महाराज चिंटू, तो हम अपने नाम में क्या लिखेंगे, महाराजा धीराज। क्योंकि महाराज चिंटू तो उनके लोअर वाले ने अपने नाम में लगा रखा है ना, महाराजा धीराज, परम भट्टारक, मोदी जी है ना। ये क्यों लगाया जाता था अब पता चल गया। क्योंकि उनके सबऑर्डिनेट जो हैं, राजा जो काम करते, उनके अंदर जो प्रांतों के राजा हैं, उन्होंने अपने नाम में अगर महाराज लगा लिया है तो वो तो अपने नाम में कुछ और भी जोड़ेंगे ना, इसीलिए उनके नाम बड़े बड़े हो जाते थे। मतलब कि 3-4 लाइन में जाके नाम ख़त्म होते थे एक महाराजा के। तो सामंतवादी व्यवस्था की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। सामंतवाद क्या होता है, मुख्य रूप से एक इलाके का शासक होता था जो ज़मीन का स्वामी होता था, काफ़ी बड़े ज़मीन का, और अपने इलाके पर बड़ी भारी दबदबे होते थे इनके, और ये एक छोटी मोटी सेना भी रखते थे, और जब राज्य संकट में होता था तो उसकी मदद भी करते थे। लेकिन जैसे ही केंद्र की सरकार कमज़ोर होती थी, ये लोग अलग अलग राज्य कायम कर लेते थे। इसका ध्यान में रखेंगे। सामंतवाद अपने चरम पर कब पहुंचता है, तो गुप्तों के पीरियड में अपने चरम पर पहुंच जाता है। बुद्ध और कुषाण के समय में एक और चीज़ विकसित हुआ था, वो क्या था, वो था मथुरा आर्ट, मथुरा कला जिसको कहा जाता है। और कौन सा कला था, मथुरा कला के अलावा एक और कला है जिसका नाम है आपका गंधार कला। गंधार कला में भगवान बुद्ध की मूर्ति ग्रीकों के मूर्ति से मिलाकर बनाया गया, ग्रीक देवताओं से मिलता जुलता। मथुरा कला में शुद्ध रूप से देसी शैली में मूर्ति को बनाया गया। ओके, अगले न्यूज़ पर चलते हैं, उसका न्यूज़ समाप्त हो जाएगा। भागलपुर के मधुवन बगीचे का जर्दालू आम चखेंगे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी, ये यहीं से पूछ सकता है। जर्दालू आम कहाँ की पहचान है, तो भागलपुर की पहचान है। ओके, अगले वीडियो मिलेंगे जल्द ही, और इस न्यूज़ को ध्यान से देख लीजिएगा, और इसमें कुछ भी नहीं है। ओके, PT फैक्ट है ये न्यूज़। ओके, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।